गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन के लिए देखो, इन्वर्स उसी फलन का निकाला जा सकता है जो फलन एक की आच्छादक हो। जो फलन क्या हो? एक की आच्छादक हो, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं 1/1/2 हो, या बोल सकते हैं जो बाइजेक्टिव हो। उसी फलन का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं जो फलन एक की आच्छादक हो। अब एक की आच्छादक फलन का ही इन्वर्स क्यों निकाला जा सकता है? बहु एककी का क्यों नहीं, अंतरछेपी का क्यों नहीं? पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, फलन में हमने पढ़ा था कि f(a)to(b) कोई फलन होता है। f(a)to(b) कोई फलन होता है। फलन की क्या परिभाषा थी? फलन की परिभाषा थी कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। उपस्थित होना चाहिए। प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। जो इस नियम को पालना करेगा, जो इस नियम की पालना करेगा, वही क्या हो जाएगा? हमारा फलन। ठीक है। तो f(a)to(b) कोई फलन होता है जहाँ a तो होता है प्रांत और b होता है सह प्रांत, और सह प्रांत से ही बनता है परिसर। सह प्रांत से क्या बनता है? परिसर। तो इस बेस पे प्रांत और सह प्रांत के जो नेचर पे, गुण पे आधारित 4 प्रकार के हम फलनों की यहाँ पर बात करेंगे। पहला फलन है एककी फलन। एककी फलन, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बस आपको इनका मतलब बता दूंगा एककी फलन क्या होता है, और वो भी बहुत सिंपल तरीके से, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं 1/1 फंक्शन। जैसे f(a) से भी कोई फलन है, f(a) से भी कोई फलन है। ये प्रांत हो गया a और ये सह प्रांत b। तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। जैसे इस अवयव का ये x1 है और ये y1 है, इसका प्रतिबिंब यहाँ हो गया। ठीक है। अब एक और अवयव लेता हूँ मैं। अगर इसका प्रतिबिंब यहाँ से जाए, मान लो इसका भी उसी y2 पर चले जाए। जैसे ये x2 है और ये y2, ये x3 है, और ये अगर x3 भी y2 के साथ ही प्रतिबिंब बनाता है तो ये फलन एककी नहीं होगा। अपने आप में तो ये, जैसे फलन मैंने लिख दिया, अपने आप में तो इन अवयवों का प्रतिबिंब अद्वितीय है, अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है। अपने आप में तो ये प्रतिबिंब अद्वितीय है, लेकिन दो अवयवों के सेम प्रतिबिंब जा रहे हैं, सेम इमेज बन रही है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर दो अवयवों के सेम इमेज जा रही है तो वो फलन एककी नहीं होगा, वो बहु एककी होगा। ठीक है। यानी इस अवयव की इमेज यहाँ नहीं बननी चाहिए, इसकी भी अलग ही इमेज बननी चाहिए, ये y3। ठीक है। तो इस फलन को बोलेंगे हम एककी। यानी यहाँ से हम देखेंगे कि अगर x1 और x2 दो अवयव हैं और वो दोनों समान हैं तो उनके प्रतिबिंब भी समान होने चाहिए, और वो अगर अवयव अलग हैं तो उनके प्रतिबिंब भी अलग होने चाहिए। ठीक है। मैंने यहाँ पूर्व प्रतिबिंब लिख दिया, यहाँ प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना इसका। फिर है बहु एककी फलन। बहु एककी, अब आपको समझ में आ गया होगा बहु एककी कौन सा होगा। कि कोई भी दो अवयवों के एक ही प्रतिबिंब हो जाए। इसका मान लो ये हो जाए तो ये बहु एककी फलन हो गया। ठीक है। यानी अगर ये x1 है और ये x2 है, ये x3 है, ये y1 और ये y2, तो देखो यहाँ से हम देखें, इसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि अगर x1 और x2 बराबर हैं तो उनके प्रतिबिंब बराबर नहीं होने चाहिए, या
x1 और x2 बराबर नहीं है तो उनके प्रतिबिंब बराबर हो जाने चाहिए, तो फलन बहुएक होगा। जैसे x2 और x3 अलग अलग हैं, यहाँ से अलग अलग हैं लेकिन प्रतिबिंब सेम है ना, तो ये बहुएकी फलन है। फिर है अंतरछेपी फलन, जिसको हम इनटू फंक्शन बोलते हैं, वही f a से b कोई फलन है, ये a और ये b, ठीक है। अगर सह प्रांत में कम से कम एक अवयव बचता है तो ऐसे फलन को बोलते हैं अपन अंतरछेपी फलन, ठीक है। कौन सा फलन? अंतरछेपी। यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, तो ये अंतरछेपी भी है एककी के साथ। यानी ये फलन अगर बात करूँ तो मैं एककी अंतरछेपी है, ये बहुएकी अंतरछेपी है, ये एककी अंतरछेपी है, ये वाला ही हो गया, ठीक है। लेकिन अंतरछेपी में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर सह प्रांत में कम से कम एक अवयव भी बच जाता है तो ऐसे फलन को हम बोलते हैं अंतरछेपी फलन, ठीक है। सह प्रांत में कम से कम एक अवयव बच रहा है तो ऐसे फलन को हम बोलेंगे अंतरछेपी फलन। तो यहाँ पर अब मैंने बात की थी कि सह प्रांत जो होता है उसी से बनता है परिसर। तो इन तीनों फलनों में आप देखेंगे कि परिसर जो होता है वो सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है, परिसर सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है। लेकिन जो आगे हम फलन पढ़ने वाले हैं आच्छादक फलन, आच्छादक फलन में ध्यान देना कि परिसर और सह प्रांत बराबर होते हैं, परिसर और सह प्रांत बराबर होते हैं। और परिसर अगर सह प्रांत के बराबर हो गया, परिसर अगर सह प्रांत के बराबर हो गया यानी सह प्रांत का प्रत्येक अवयव भी प्रतिबिंब बनाने में यूज़ हो रहा है, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव भी प्रतिबिंब बनाने में यूज़ हो रहा है। यानी आच्छादक फलन की परिभाषा क्या होगी कि इसमें सह प्रांत के हर अवयव का पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब बोल रहा हूँ मैं, प्रतिबिंब वर्ड होगा प्रांत के लिए कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। मैं सह प्रांत की बात कर रहा हूँ आच्छादक के लिए, तो सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए, एक भी अवयव बचना नहीं चाहिए। अगर एक भी अवयव सह प्रांत में बचता है तो ये फलन अंतरछेपी हो जाता है। कौन सा फलन हो जाएगा? अंतरछेपी। अंतरछेपी को बोलते हैं अपन इनटू, आच्छादक को हम बोलते हैं ऑन टू। तो अगर एक भी अवयव बच जाएगा तो ये इनटू फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू में इसमें एक भी अवयव नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ से एक बात आप ये ध्यान रखें कि जो परिसर होता है आच्छादक फलनों के लिए, ऑन टू फलनों के लिए, वो परिसर यानी रेंज वो सह प्रांत के ही बराबर होती है, कोडोमेन के बराबर होती है। तो आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है, आगे कंपटीशन में या यहाँ पे भी, कि आच्छादक फलन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, या ऐसे बोल दें कि अगर किसी फलन के लिए परिसर और सह प्रांत बराबर है तो इन चारों में से वो फलन कौन सा होगा? वो आच्छादक फलन होगा। किसी फलन के लिए अगर परिसर और सह प्रांत यानी रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल है तो वो फलन कौन सा होगा? आच्छादक फलन होगा। अभी मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि एक फलन है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, ये है R2R, रियल नंबर से रियल नंबर में। तो ये कौन सा फलन है? एककी है, बहुएककी है, अंतरछेपी है, आच्छादक है। तो देखो यहीं से देखते हैं, देखो रियल नंबर टू रियल नंबर यानी रियल नंबर हम रख सकते हैं। तो जैसे आपने 0 रख दिया तो 0 का स्क्वायर 0, जो हम रखते हैं वो डोमेन में आता है इधर, और जो हमारे पास आता है वो कोडोमेन में आता है और वो रेंज कहलाती है। तो हमने 0 रखा तो 0 का स्क्वायर 0 आया, हमने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 आया, हमने -1 रखा तो -1 का स्क्वायर भी 1 आया, आएगा नहीं आएगा? हमने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 आया, हमने -2 रखा तो -2 का भी स्क्वायर 4 आया। और यहाँ देखो 2 और 3 कहीं नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? तो एक चीज़ देखो किसमें हुआ, अगर इधर से देखें तो ये 1-1 फंक्शन नहीं है। 1-1 फंक्शन होता है तो हर अवयव का प्रतिबिंब अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 का प्रतिबिंब 1 है और -1 का भी 1 है, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ f1 भी 1 है और f-1 भी 1 है। तो देखो अवयव तो अलग हुए, 1 और -1 बराबर नहीं है लेकिन उनके प्रतिबिंब समान हैं। तो ऐसे फलन को हम बोलते हैं मैनी वन, बहुएककी, ठीक है।
अब ये अंतरक्षेपी है कि आच्छादक, ये है अंतरक्षेपी फलन। कौन सा फलन? अंतरक्षेपी। इनटू क्यों? क्योंकि हमने बात की थी कि अगर सह प्रांत में कम से कम एक अवयव भी बच जाता है तो वो अंतरक्षेपी फलन कहलाता है। तो देखो यहाँ 2 और 3 बच रहे हैं, और ना कभी आ सकता है क्योंकि हमेशा स्क्वायर से आ सकते हैं। तो 2 और 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। आगे आप देखोगे 5 और 6 7, ये 8 किसी के स्क्वायर नहीं हो सकते। 9 तो जरूर 3 का होता है। तो यहाँ तो कम से कम एक क्या बहुत सारे अवयव बचेंगे, और जहाँ अवयव बच जाते हैं, जहाँ परिसर और सहप्रांत बराबर नहीं होता, वो फलन कहलाता है अंतरक्षेपी। तो ये बहुएककी अंतरक्षेपी फलन कहलाता है। इसी फलन को अगर मैं एग्जाम्पल बदल कर ऐसे लिखूं, f(x) बराबर मॉड्यूलस ऑफ x, और f जो है वो n to n है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, यानी नेचुरल रखना और नेचुरल में आना चाहिए। तो मैंने 1 रख दिया, 0 रख ही नहीं सकते क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। तो हमने 1 रख दिया, तो 1 का मॉड्यूलस 1, 2 रख दिया, 2 का मॉड्यूलस 2 ही होगा, 3 रख दिया 3 आएगा, 4 रखेंगे 4 आएगा, माइनस रख नहीं सकते क्योंकि प्राकृत संख्या है, 5 रख देंगे 5 आएगा, 6 रख देंगे 6 आएगा, यानी हर अवयव का प्रतिबिंब उपस्थित है। तो देखो हर अवयव का अलग प्रतिबिंब है, एककी, और इधर भी कुछ नहीं बचेगा तो आच्छादक। तो ये फलन कहलाएगा एककी आच्छादक फलन। क्या कहलाएगा? एककी आच्छादक फलन। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अगर इसी का मैं प्रांत बदल दूं, f(x) जो है वो मॉड्यूलस ऑफ x है, और ये फलन है R/R। तो मैं 0 रख सकता हूँ, 0 का मॉड्यूलस 0 ही होगा, 1 का मॉड्यूलस 1 ही आएगा, -1 रखेंगे तो -1 का मॉड्यूलस भी 1 ही आएगा, 2 रखेंगे 2 का मॉड्यूलस 2 आ जाएगा, -2 रखेंगे तो -2 का मॉड्यूलस भी 2 आएगा। ठीक है। तो देखो ये तो मॉड्यूलस तो हमेशा धनात्मक आएंगे, और रियल नंबर में ऋणात्मक भी होते हैं, तो अवयव तो बचेंगे। जैसे -1 -2 -3 किसी का पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, तो यहाँ अवयव बच रहे हैं, तो अवयव बच रहे हैं, तो ऐसे फलन को कहेंगे अंतरक्षेपी। और 2 अवयवों के सेम प्रतिबिंब जा रहे हैं, जैसे 1 के और -1 के सेम जा रहे हैं, 2 के और -2 के सेम जा रहे हैं, तो जब प्रतिबिंब 2 अवयवों के सेम जाते हैं तो ऐसे फलन को बोलते हैं बहुएककी। तो फलन तो वही था, बस बदले प्रांत और परिसर। तो प्रांत और परिसर बदलने के कारण इस फलन का जो नेचर था वो बदल गया। अगर यहाँ n to n था तो एककी आच्छादक हो गया, और इधर था बहुएककी अंतरक्षेपी। तो हम जो बात कर रहे थे, मेन बात वो ये थी कि सिर्फ एककी आच्छादक फलनों के ही हम इन्वर्स बना सकते हैं। ठीक है, बहुएककी का क्यों नहीं बना सकते देखते हैं। एक बहुएककी फलन लिख दिया, जैसे मैंने ऐसे f(a) से भी है। बहुएककी का मतलब कोई भी 2 अवयवों के सेम प्रतिबिंब होने चाहिए, जैसे इन दोनों के मैंने ये प्रतिबिंब कर दिया। अब जैसे इसका इन्वर्स बनाएंगे तो ये हो जाएगा b2a हो जाएगा, यानी ये जो b वाला है ये प्रांत होगा। इससे आप स्टार्ट करेंगे तो प्रांत जैसे ये होगा तो आप देखेंगे कि इस अवयव के 2 प्रतिबिंब उपस्थित हैं, और हमने परिभाषा पढ़ी थी कि फलन में प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ इस अवयव के तो 2 प्रतिबिंब उपस्थित हो गए, यानी ये तो फलन की परिभाषा को की ही पालना नहीं कर रहा, यानी बहुएककी फलन का इन्वर्स नहीं बन सकता। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं अंतरक्षेपी की। f(a) से b कोई फलन है, और अंतरक्षेपी फलन में हमने बात की थी कि अंतरक्षेपी कौन होगा? अंतरक्षेपी ऐसा फलन होगा जहाँ सह प्रांत में कम से कम एक अवयव बच जाए। तो यहाँ कम से कम चलो एक अवयव लिख देते हैं, और भी बच सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका इन्वर्स बनाएंगे तो इन्वर्स के लिए होगा f(1) b2a हो जाएगा, b2a। तो ये जो b है ये प्रांत बन जाएगा, और जैसे ये प्रांत बनेगा तो आप देखोगे यहाँ तो अवयव बच रहे हैं, और प्रांत में कभी भी अवयव नहीं बचने चाहिए फलन के लिए, क्योंकि हमने परिभाषा पढ़ी है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का, तो इन दोनों का तो बन ही नहीं रहा, तो ये फलन की परिभाषा की ही पालना नहीं करेंगे। इसलिए ना तो बहुएककी का इन्वर्स बन सकता है, ना अंतरक्षेपी का। इन्वर्स बनेगा सिर्फ और सिर्फ एककी आच्छादक फलनों का। एककी का मतलब जैसे f(a) से b कोई फलन है, तो एककी का मतलब प्रांत के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, और आच्छादक का मतलब सह प्रांत और परिसर बराबर हो जाना चाहिए। ऐसे फलनों का इन्वर्स बनेगा, जो मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर एक पिक्चर बनाई है। ठीक है,
एक अवयव का एक से ही प्रतिबिंब, कोई भी दो अवयव के सेम नहीं होनी चाहिए और साथ के साथ इधर कोई अवयव भी नहीं बचे। अगर आप इसका इन्वर्स बनाओगे तो ये इधर आ जाएगा, ये उधर, और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखेंगे कि जो इन्वर्स है वो एक की आच्छादक फलनों का ही बन सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन अपनी एक्सरसाइज। तो एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 1.2 का। एफ आर टू आर है, रियल नंबर से रियल नंबर, और एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 3। देन प्रूव दैट एफ इनवर्स एग्जिस्ट। आपको ये बताना है कि एफ इनवर्स का अस्तित्व है क्या। एफ इनवर्स का अस्तित्व है क्या, ये बताने के लिए आपको एफ इनवर्स नहीं निकालना है, आपको ये बताना है कि वो एक ही आच्छादक है, वो एक ही आच्छादक है। अगर वो एक ही और आच्छादक हो जाएगा तो आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हो। यानी एफ इन्वर्स का अस्तित्व तभी होगा जब वो फलन आप एफ को एक ही और आच्छादक बता दो। तो हम इसको एक ही और आच्छादक बताएंगे। अब कैसे बताएंगे, 11th में भी कर चुके हैं और यहाँ पे भी कर रहे हैं, उसी तरह से स्टेप्स फॉलो करनी है आपको। तो पहले हम इसको बताएंगे एक की के लिए मैंने आपको कहा था कि आपको प्रांत से मतलब होना चाहिए। प्रांत के अगर दो अवयव सेम है तो उनके प्रतिबिंब सेम होने चाहिए, और दो अवयव अगर अलग है तो उनके प्रतिबिंब भी अलग होने चाहिए। तो एक के लिए हम दो अवयव ले लेते हैं। माना x1 और x2 बिलोंग्स टू आर। आर मतलब प्रांत को बिलोंग करेंगे, आच्छादक के लिए सह प्रांत को देखेंगे तो प्रांत को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, x1 और x2। तो यहाँ रखेंगे अपन fx1, यहाँ आ जाएगा x1 क्यूब माइनस 3। फिर हम रखेंगे fx2, तो यहाँ आ जाएगा x2 क्यूब माइनस 3। इनके अपन ने इमेज बराबर ले लिया, यानी प्रतिबिंब बराबर ले लिए। तो ये आ गया x1 क्यूब माइनस 3 और ये आ गया x2 क्यूब माइनस 3। 3 से 3 कट गया, इधर से आ गया x1 क्यूब और इधर आ गया x2 क्यूब। ठीक है, ये इधर आ गया, ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको 0 रखा अपन ने, तो x1 बराबर आ गया x2 के, और ये कभी 0 हो नहीं सकता, ये कभी 0 हो नहीं सकता। ठीक है, तो देखो प्रतिबिंब बराबर लिए तो अवयव बराबर आ गए, इसलिए f एक की है। अब आच्छादक करेंगे। आच्छादक के लिए क्या करेंगे, सह प्रांत का अवयव चाहिए। तो हम मान लेते हैं, माना y सह प्रांत को बिलोंग कर रहा है, यानी r को। तो जहाँ fx है ना वहाँ y रख दो और x क्यूब माइनस 3। अब क्या करें कि हम सह प्रांत का अवयव देखेंगे, तो जो x का मान है, अभी तो y का मान fx ही y होता है, तो y का मान x के पद में है। आच्छादक के लिए अब x का मान y के पद में निकाल लो। तो यहाँ से देखो क्या होगा, y माइनस का 3 इधर आकर प्लस, और इधर रह गया x क्यूब। ये क्यूब इधर हटेगा तो x आ गया y प्लस 3 का होल क्यूब रूट। तो ये क्योंकि रियल नंबर है तो हमेशा डिफाइंड होगा। ठीक है, हमेशा परिभाषित होगा। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखें, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, सह प्रांत के लिए पूर्व प्रतिबिंब वर्ड यूज करना, आपको पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, इसलिए f आच्छादक है। हाँ, अगर यही नेचुरल नंबर होता, प्राकृत संख्या होती, तो ये पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं होता, क्योंकि बट्टे में भी आ सकते थे, दशमलव में भी आ सकते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो f आच्छादक है और f एक की भी हो गया, आच्छादक भी हो गया, इसलिए f इनवर्स अस्तित्व में है। तो आपसे f इनवर्स पूछ रहा है वो, तो f इनवर्स का देखो सूत्र कहाँ से होगा। देखो, जब फलन होता है तो y का मान x के रूप में है, और आप यहाँ देखो कि x का मान y के रूप में है, तो ये तो अपने आप में f इनवर्स आ गया ना। तो f इनवर्स x, यहाँ जहाँ y है, क्योंकि मैं ऑपरेट x से कर रहा हूँ, तो आप y की जगह भी x रख दो, x प्लस 3 की घात 1/3। अगर मैं यहाँ y लिखूंगा तो y लिख दूंगा, यहाँ z लिखूंगा तो z लिख दूंगा। यानी जो आच्छादक के लिए आप बताते हो ना, वहीं से आपको f इनवर्स का फॉर्मूला मिल गया। तो ये f इनवर्स x बराबर है x प्लस 3 की घात 1/3। फिर इसमें पूछ रहा है आपसे f इनवर्स चॉइस निकालो, तो f इनवर्स चॉइस
एक्स की जगह 24 रख दिया अपन ने, तो यहाँ 24 और 3 27, उस पर 1/3, 27 का घनमूल होता है 3। फिर इसमें आपसे पूछ रहा है एफ इनवर्स 5 निकालें, तो यहाँ 5 रखेंगे, 5 और 3 8, 8 का घनमूल होता है 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं, कल करते हैं बाकी। ठीक है।